गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर है? आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर है? आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर है? ऑल क्लियर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्लियर क्लियर क्लियर। मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा आप लोगों का? यस सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, थैंक यू। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी मैं चर्चा कर देता हूं आप लोगों से। कुछ और बातें मैं चर्चा कर दूंगा। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा चुनौतियां हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने चुनौतियां क्या क्या है पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रबंधन क्या क्या हुआ है वो भी पढ़ लिया, और हम लोगों ने एक अलग टॉपिक निकाला है, बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या। आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसको हम लोग एक अलग सेपरेट टॉपिक बना करके हम चर्चा कर देते हैं। हालांकि घुसपैठ पे हम चर्चा कर चुके हैं, बट इसके डायमेंशन अगर हम खींच देते हैं तो एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा है यूपीएससी ने, याद होगा यदि आपको, तो उस क्वेश्चन के कंटेस्ट में अगर हम आते हैं, इस पर एक सेपरेट टॉपिक बना करके पढ़ना जरूरी हो जाता है। यही है बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या, इसीलिए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आपका लंबा क्लास नहीं लूंगा, संक्षेप में मैं आपका क्लास खत्म करूंगा। आज इसी टॉपिक को पढ़ा करके मैं फिनिश करूंगा क्लास को, और कल से समुद्री सीमा सुरक्षा पे हम लोग एक दो क्लास देंगे, और फिर बाकी टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। हम लोग जब भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था सीमावर्ती क्षेत्रों में या सीमा पर अवैध घुसपैठ की समस्या। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे बांग्लादेश से भारत में ढेर सारे लोग आए अवैध प्रवासी के रूप में। आने के पीछे जो कारण था, शुरुआती दिनों में का कारण था बांग्लादेश में गृह युद्ध की स्थिति। मार्च 1971 में बांग्लादेश ने अपनी आजादी की घोषणा करी, और उनके इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। तो लाखों की संख्या में लोग बांग्लादेश छोड़कर के इंडिया में भागे। वह एक बहुत बड़ा घुसपैठ रहा, बहुत बड़ा लोगों का आगमन रहा। और जब भागे तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम के क्षेत्रों में, त्रिपुरा में, बाकी कुछ राज्यों में भी, कि जहां इनर लाइन परमिट बना हुआ था, प्रोविजन था, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मिजोरम में, तीनों जगह पर पहले से इनर लाइन परमिट का प्रोविजन रहा है, इसलिए यहां पर इनका प्रवेश कम रहा। मणिपुर में इनका प्रवेश रहा, त्रिपुरा में इनका प्रवेश रहा, असम में सबसे ज्यादा रहा। इसलिए जब हम असम की बात करते हैं, जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, कई जगहों पर बांग्लादेश की सीमा भारत के असम राज्य से जुड़ती है। मेघालय के पश्चिम में अगर देखोगे, मैप आपके दिमाग में होगा, तो धुबरी कुकराझार के क्षेत्र में असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है, और वहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ है। इसके बाद मेघालय के जैसे ही पूरब में जाते हो, तो उसके दक्षिण की तरफ का पूरा एरिया असम का एरिया है, और उससे भी हमारी बांग्लादेश की सीमा लगती है। थोड़ा सा त्रिपुरा से लगती है, त्रिपुरा में भी घुसपैठ है। असम में, मेघालय में घुसपैठ इसलिए उतना नहीं है क्योंकि मेघालय का दक्षिण इलाका खड़ा पहाड़ है, मैंने पहले ही बताया था वहां का भौगोलिक स्थिति। ठीक है, और इस तरीके से असम में घुसपैठ ज्यादा है। और कई ऐसे जगह हैं असम में जहां पर असम के मूल निवासी ही अल्पसंख्यक हो गए, वहां के रहने वाले लोग, उस जिले के रहने वाले लोग माइनॉरिटी में आ गए। यह है भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ।
और यही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी अवैध घुसपैठ तेजी से हुआ है और ये बांग्लादेशी अवैध रूप से आकर के भारत के सभी क्षेत्रों में फैल गए हैं। तो अगर हम सीमा पर जाते हैं तो अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है और पीछे के चैप्टर में इतना डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब हम लोग आज इस समस्या के स्वरूप पे विचार करते हैं। 1971 के बाद आंकड़े बताते हैं कि 1971 के बाद लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत आए। 1971 के बाद लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत आए, उसमें 30 लाख केवल असम में प्रवेश किए। मतलब 1 करोड़ 70 लाख जो है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घुस गए, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में घुस गए और वो भारत में बने हुए और 71 से लेकर अभी तक बने हुए। एक एनजीओ है भारत रक्षा मंच, एक एनजीओ है बच्चा भारत रक्षा मंच, और वो एनजीओ कहता है कि 2 करोड़ ही नहीं 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में विद्यमान है, प्रवेश किए। क्योंकि केवल बांग्लादेश में जो विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना आई और उस सेना की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के ही लोग नहीं भागे। बांग्लादेश में बेरोजगारी रही, गरीबी रही और गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए वहां से रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग अवैध रूप से इंडिया में घुस गए, क्योंकि इंडिया में बांग्लादेश की तुलना में रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध थे। इसलिए ये इन क्षेत्रों में घुसे और जब एक घुस गया तो अपने पीछे से दूसरे को बुला लिया, तीसरे को बुला लिया, चौथे को बुला लिया और इस तरीके से लगातार ये घुसपैठ जारी है। 16 दिसंबर 1914 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक प्रकार से आक्रमण की संज्ञा दी। कहा कि हमारे सीमा पर यह एक प्रकार का आक्रमण है, अटैक है और सरकार को इमीडिएट इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। सरकार को इस घुसपैठ में जितने भी भारत में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं उनको वापसी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बड़ा कठोर निर्देश सुप्रीम कोर्ट का था। ये अपने आप में परिलक्षित करता है कि घुसपैठ एक बहुत गंभीर समस्या इस बॉर्डर पे रही है। और घुसपैठ का आलम क्या है बच्चा? आलम यह है, भारत के बाकी क्षेत्रों को तो छोड़ दो, पश्चिम बंगाल में बताने की जरूरत नहीं है। 24% आबादी जो है, अगर आप आंकड़े को देखते हो तो 2011 की जनगणना जब हुई तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की 24% आबादी पाई गई। 24% मुस्लिम पॉपुलेशन इन असम। अभी 24% मुस्लिम पॉपुलेशन जो असम में है, बड़ा क्लियर है कि ये असम के ही मूल निवासी नहीं है। इसमें से ढेर सारे वो लोग हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठिए के रूप में आए हैं, आते रह रहे हैं और असम में, पश्चिम बंगाल में अपना रोजगार तलाश करके वहीं पर बस गए हैं, रह गए हैं। बड़ा क्लियर है कि वहां की सरकार का एक इंटरेस्ट होगा, जिस सरकार को वोट बैंक के रूप में इनको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब वो यहां आए तो अपना सब कुछ बनवा लिए, अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो जो बनता था उस समय, यहां तक कि वोटर लिस्ट में भी अपने को शामिल कर दिए। पूरी तरह से वो अपने को भारत के नागरिक के रूप में अपने को एस्टेब्लिश कर दिए। जब एनआरसी हुआ बच्चा और एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा गया सब में, तो बहुत से लोगों ने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, वोटर आईडी कार्ड दे दिया। लेकिन जब उनसे यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि क्या 24 मार्च 1971 के पहले से आप रह रहे हैं, पता चला कि पहले से नहीं रह रहे हैं। अगर पहले से रह रहे हैं तो उसके पहले का कोई प्रमाण पत्र दिखाइए। एनआरसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य किए गए थे उसमें था कि 24 मार्च 1971 के पहले के जो लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आएंगे, असम एकॉर्ड में सहमति बनी थी, उसके बाद जो आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा, इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा और उनको वापस भेजा जाएगा। जो बाद में आए थे, 90 के दशक में आए, 80 के दशक में आए, 2000 के बाद आए, आने के बाद उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए।
वो बाहर इसलिए रह गए क्योंकि 71 के पहले का उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। उनके माता पिता उसके पहले के नहीं थे, इसलिए वो इलीगल माइग्रेंट में गिनती किए गए और उनको एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। तो क्लियर है कि वहां के लोग यहां आते गए और यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके भारत के नागरिक की तरह भारत में मिक्सअप होते चले गए और इनका प्रवेश बाढ़ की तरह रहा। बच्चा बाढ़ की तरह इस सेंस में रहा कि असम के कई जगह पर वहां के मूल निवासी पहले बहुसंख्यक थे और आज अल्पसंख्यक हो गए। आज अल्पसंख्यक हो गए। असम में मुस्लिम आबादी 1991 में 25.42% थी, 25.42%। 2001 में 30.92%। 91 में 25.42%, 2001 में बढ़कर के 30.92% हो गई। अनुपात बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आबादी बढ़ती, परसेंटेज सेम होना चाहिए था। अगर 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 75% अगर हिंदू पॉपुलेशन है और 10 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, मतलब 2.5 करोड़ मुस्लिम, 7.5 करोड़ हिंदू। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 10 सालों में पॉपुलेशन बढ़ता है और 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो जाता है, तो 5 करोड़ मुस्लिम हो जाने चाहिए थे और 15 करोड़ हिंदू हो जाने चाहिए थे। रेशियो, परसेंटेज 25% का 25% ही होना चाहिए था। बट ये बता रहा है कि नहीं, मुस्लिम आबादी में 30% हो गए टोटल में, यानी मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ रहा है। अब अनुपात दो ही कारणों से बढ़ सकता है। मुस्लिम पॉपुलेशन में जन्म दर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करते हो, या फिर अवैध घुसपैठ के रूप में और ज्यादा लोग वहां प्लस होते जा रहे हो, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना कागज बनवा करके वैध नागरिक के रूप में रह रहे हो। उच्च जन्म दर एक छोटा सा कारण है, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा कारण होता, नो डाउट ये भी एक कारण है, और अगर हम जन्म दर की बात करें तो बाकी समुदायों की तुलना में वहां पर गरीबी ज्यादा है और गरीबी के कारण यहां पर जन्म दर उच्च रहा है, क्योंकि जनसंख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, डेमोग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं। उच्च जन्म दर का एक बहुत बड़ा कारण पॉवर्टी होता, निरक्षरता, अशिक्षा। अरे दोनों ही चीजें मुस्लिम समुदाय में विद्यमान रही, लेकिन केवल यही एक कारण नहीं है, क्योंकि यही एक कारण होता तो भारत के हर क्षेत्र में मुस्लिम पॉपुलेशन प्रति 10 वर्ष में 5% बढ़ जाना चाहिए। अगर 14% आबादी भारत के मुस्लिमों की है तो 1991 से 2001 में 19% हो जानी चाहिए थी, फिर 5% बढ़ करके 24% हो जानी चाहिए थी, फिर 24% बढ़ करके 29%, 35%। ऐसा तो नहीं हो रहा, वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है उच्च जन्म दर के कारण। बट यहां पर तो सीधे 5% बढ़ गई है बच्चा। इसका मतलब है कि इलीगल माइग्रेशन ज्यादा। अब 2001 से फिर 2011 में आते हैं तो 34.22% मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है। 2011 का सेंसस उठाते हैं, इसका मतलब बहुत तेजी से अवैध घुसपैठ होता रहा है भारत बांग्लादेश सीमा पर, और इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक आक्रमण के समकक्ष माना। इस समस्या को एक गंभीर समस्या के रूप में देखा। असम के कुल 27 जिलों में से 11 मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, यानी यहां पर टोटल पॉपुलेशन का मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। कोकराझार, धुबरी, जो ब्रह्मपुत्र जहां मिलती है ना मेघालय के पश्चिम से, जब मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं मेघालय के पूर्व, मेघालय के पश्चिम, मेघालय के दक्षिण, तो दिमाग में आपके होना चाहिए मेघालय के पश्चिम और ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में, वहां नदी पार करके धुबरी जिले में, कोकराझार में, जो कि असम से लगा हुआ जिला है, इधर से भी लोग घुस जाते हैं असम में, और वहां पर धुबरी, कोकराझार में मुस्लिम बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। करीमगंज, जो मेघालय के पूरब में दक्षिण की दिशा में एक शहर है, वहां 70% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुके। नो डाउट ये आंकड़े बताते हैं कि घुसपैठ, बांग्लादेशी मुस्लिमों का घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या रही है, बांग्लादेशियों का घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या रही, हिंदुओं का घुसपैठ भी हुआ। डन। अब चिंता क्यों भाई, आने दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है।
हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इस अवैध घुसपैठ से सुरक्षा चुनौतियां, पहले भी मैंने कहा था। और इनके अवैध घुसपैठ से कई रूपों में सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें उत्पन्न हुई, हमारी सुरक्षा चिंताएं बढ़ी है। सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता और सुरक्षा की समस्या जो है, आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती जो है, वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और अलगाववाद की समस्या, सेपरेटिज्म। इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए मणिपुर के मूल निवासियों ने नागा कुकी आपस में लड़ना छोड़, कुकी मेतेई आपस में लड़ना छोड़ इनके विरुद्ध हुए। इनको बाहर भगाया जाए। ये अगर इस तेजी से आते रहे तो हम मणिपुर के मूल निवासी ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये विकास के सारे लाभ हड़प लेंगे, खा जाएंगे। अगर आप लोग चारों क्लास देख चुके होंगे बच्चा, तो वहां पर मैंने इन सब चीजों की चर्चा की है कि इसी मुद्दे से प्रेरित होकर के, डर करके वहां इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग की गई। इनर लाइन परमिट के प्रोविजन को लागू करने की मांग की गई। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मिजोरम में ये प्रोविजन है, वो मणिपुर में भी ये प्रोविजन लागू किया जाए। उसके लिए जम करके जन आंदोलन हुआ, इन्हीं के घुसपैठ को रोकने के लिए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। और वहां पर भी इन्होंने अपना संगठन बना लिया, इसकी भी चर्चा मैंने की। वहां पर बांग्लादेशी मुस्लिमों ने अपना संगठन बनाया। हम क्यों भागेंगे, हमारे बाप दादा बरसों से रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हथियारबंद दस्ता बना लिया और वहां के लोगों से लड़ने लगे। मणिपुर में निर्जातीय संघर्ष का एक प्रमुख रूप है। मणिपुर में निर्जातीय संघर्ष कई रूपों में विद्यमान है, आपको क्लास में दिखाई दिया होगा। नागा कुकी संघर्ष, पहाड़ी जनजातियां नागा कुकी, और फिर मेतेई, घाटी में रहने वाले मेतेई गैर जनजाति के बीच संघर्ष, ये भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण है। अभी किस तरीके से कुकी और मेतेई के बीच संघर्ष चल रहा है मणिपुर में, आप देख रहे हो। और तीसरा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है मणिपुर के निवासी, मूल और बाहरी बांग्लादेशी मुस्लिमों के बीच संघर्ष। इस तरह के घुसपैठ ने हमारे भारत के अंदर ही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को उभर कर उत्पन्न किया है, जो कहीं से भी भारत के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए सामुदायिक सद्भावना के दृष्टिकोण से सही नहीं है। आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती है निर्जातीय संघर्ष की समस्या, अलगाववाद की समस्या। ये भी आपके क्लास में, जो 4 क्लास आपने किया होगा, क्लियर हो गया होगा। असम में, मेघालय के ठीक उत्तर, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर, भूटान के दक्षिण में एक बोडो समुदाय रहता है, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। बोडो एक विशेष सांस्कृतिक समूह है, एक एथनिक ग्रुप है। और जब 1971 के बाद बहुत तेजी से बांग्लादेशी मुस्लिमों का उनके क्षेत्र में घुसपैठ हुआ, असम में घुसपैठ हुआ, तो सबसे पहले असम के लोगों ने बांग्लादेशियों को, सभी बाहरी लोगों को भगाने के लिए आंदोलन शुरू किया। असम माता पहले, भारत माता बाद में। मेनली इन घुसपैठियों को भगाने का आंदोलन शुरू किया। 1979 से लेकर के 85 तक आंदोलन चला, हिंसक आंदोलन चला। इस आंदोलन में आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आबसू, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, दोनों ने हिस्सा लिया, क्योंकि बोडो को भी चिंता थी कि हमारे क्षेत्र में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं और हम ही लोग धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे। खास करके कोकराझार, धुबरी, ये दोनों जिले बोडो बहुल जिला थे और यहां मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। असम गण संग्राम परिषद, बाद में उसी स्टूडेंट यूनियन के नेता थे प्रफुल्ल कुमार महंता। असम गण संग्राम परिषद की जगह पर नाम बदल के असम गण परिषद किया गया। ये चुनाव लड़े 1985 के असम एकॉर्ड के बाद, मुख्यमंत्री बने। और उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये चारों के चारों संगठन मुख्य थे, जिन्होंने असम से बांग्लादेशियों को बाहर भगाने के लिए आंदोलन किया। मामला फंसा रहा।
क्योंकि ये चाहते थे कि जुलाई 49 के बाद, ध्यान देना, हमारा जो विदेशी विषयक अधिनियम है, हमारे यहां जो पासपोर्ट एक्ट है, ये सब बताता है कि जुलाई 49 के बाद जो आए हैं बांग्लादेश वगैरह से, पहले जो आए हैं वो नागरिक हैं और बाद में जो आए हैं वो विदेशी अवैध प्रवासी। भारत के बाकी क्षेत्रों पर वही नियम लागू होता है। असम के लोगों ने कहा कि वही नियम यहां पर भी लागू किया जाए और जुलाई 49 के बाद जो भी असम में आए हैं उनको विदेशी माना जाए और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। मैंने बताया कि इंदिरा गांधी की सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी की सरकार कह रही थी कि जुलाई 49 से मानने का मतलब है कि बहुत लंबी प्रक्रिया, ये आसान नहीं है। सबसे ज्यादा लोग आए मार्च के बाद, मार्च 1971 के बाद। मार्च 1971 में बांग्लादेश ने अपनी आजादी की घोषणा करी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में आजाद हुआ पाकिस्तान से। उनकी इस आजादी की घोषणा के साथ ही उस घोषणा को दबाने के लिए पाकिस्तान की पुलिस आई, सेना आई और उसने बहुत बड़ा अत्याचार किया, जिससे सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेश छोड़कर के भागे, उसमें असम में भी गए। तो हम 24 मार्च 1971 को बाउंड्री लाइन मानते हैं और 24 मार्च 1971 के बाद आने वाले लोगों को अवैध प्रवासी मानते हुए उनको बाहर करते हैं। जुलाई 49 तक जाने की जरूरत नहीं। असम गण परिषद, आसू, आबसू, उल्फा ये तैयार नहीं हुए। परिणामतः 5 साल तक, 6 साल तक, 69 से लेकर के 70 में आपसपा लागू हुआ, असम में सेना की तैनाती हुई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 83 में चुनाव हुआ, हितेश्वर सैकिया वहां मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की। फिर इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई, 80 में सत्ता में आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, जुलाई 49 नहीं, 24 मार्च 1971 ये बाउंड्री लाइन होना चाहिए। फाइनली असम के जो संगठन थे मान गए। इंदिरा गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी आते हैं और फाइनली सहमत होते हैं लोग कि नहीं ठीक है भाई, चलिए इसी शर्त पर सहमत होते हैं, बट वादा कीजिए कि आप 24 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग आए हैं उनको बाहरी मानेंगे और उनको बाहरी मानते हुए उनको असम से भगाने का, हटाने का काम कीजिए, किसी भी तरीके से हटाइए। और इसी बात पर समझौता होता है 1985 में। इसको असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, असम समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार ये स्वीकार करती है कि 24 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग असम में आए हैं उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा और उनको बाहर किया जाएगा। और इसी समझौता के बाद, इसी समझौता के अनुरूप 85 में सीएए होता है, मतलब सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। 85 में भी एक अमेंडमेंट होता है 6A के प्रोविजन। उसमें क्या था पहले? उसमें था जुलाई 1949 के बाद जितने भी भारत में लोग आए हैं वो वैध प्रवासी। इसमें अमेंडमेंट होता है कि नहीं, 1 जनवरी 1966 के पहले जो भारत में आए हैं बांग्लादेश से वो भारतीय नागरिक, असम में जो आए हैं वो भारतीय नागरिक, भारत में जो भारतीय नागरिक। 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक जो आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। उनको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और 11 साल रहने के बाद, 10-11 साल भारत में रहने के बाद, 11 ईयर्स, उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। उनको डरने की जरूरत नहीं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, दैट्स ऑल। और 24 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं वो इलीगल माइग्रेंट होंगे, अवैध प्रवासी होंगे और उनको भारत से बाहर निकाला जाएगा। इस तरह से सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। अब बात आती है कि कैसे निकाला जाए, कैसे पहचाना जाए। हर शहर में घुसे हुए लोग हैं,
कि कौन पहले का है, कौन बाहर का है, किसको भगाया जाए, किसको रखा जाए, ये आसान काम नहीं था बच्चा। 85 में असम एकॉर्ड के बाद कांग्रेस ने ये काम दे दिया उन्हीं नेताओं को। आसू के नेता थे प्रफुल्ल कुमार महंता। असम गण संग्राम परिषद के रूप में की जो थी संगठन, वो असम गण परिषद बन गई। असम गण परिषद चुनाव लड़ती है असम में, बहुमत में नहीं आती है, कांग्रेस समर्थन दे देती है। चढ़ जा बेटा सूली पर, और प्रफुल्ल कुमार महंता मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देती है। देखो कहानी, उस समय बीजेपी नहीं थी कोई मजबूत पार्टी, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस समर्थन देती है कि आप मुख्यमंत्री बनो मेरे समर्थन से, अब हटाओ आप अवैध प्रवासियों को। आसान काम नहीं था, प्रफुल्ल कुमारता के बस में भी नहीं था। परिणाम, चीजें ज्यों की त्यों बनी रहती है, घुसपैठ जारी रहता है। कई पॉलिटिकल पार्टी इन मुस्लिमों को अपने वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। वहां एक नेता थे, हैं अभी, बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल साहब इन मुसलमानों के हिमायती रहे हैं, इसलिए कहा जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो बांग्लादेश से मुस्लिमों को अवैध रूप में भारत में आने के लिए उत्प्रेरित करते रहे हैं। और उन मुस्लिमों को, जो कि सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन शुरू से रहा है, इसलिए उनके प्रशासन के लोग, सभी लोग उनके सहयोगी रहे। उनके सहयोग से जो भी उनके कैडर के, उनके नेता, उनकी पार्टी के जो विधायक रहे हैं, उनकी पार्टी के 26 लोग विधानसभा में पहुंचे थे पहले, बीजेपी के आने के पहले बच्चा। उनके पार्टी के जितने भी लोग थे, वो जो भी बांग्लादेश से मुस्लिम आते थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन सब सही करवा देते थे। जैसे ही उनको वोटर आईडी कार्ड मिल गया, निश्चित तौर पर वो वोटर बन गए। अब वोटर बनेंगे तो किसको वोट देंगे? बदरुद्दीन अजमल साहब को वोट देंगे। अब बदरुद्दीन अजमल साहब कांग्रेस को समर्थन में थे, कांग्रेस की समर्थन के साथ सरकार कांग्रेस की बनती रही है वहां पर। पिक्चर आप समझ रहे हो, लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे। और असम के लोग इस बात को लेकर के दुखी रहे, क्योंकि असम के लोगों की पार्टी ही सत्ता में रही। तो आंदोलन भले उतना तीव्र न हो, लेकिन बोडो क्षेत्र में आंदोलन बहुत जबरदस्त हुआ, क्योंकि धुबरू से बोडो का इलाका ही ज्यादा था। और असम में जो पोलराइजेशन हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों का, वो बोडो क्षेत्रों में हुआ। इसलिए बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने, आबसू ने, एक जबरदस्त आंदोलन चलाया 85 के बाद। बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स भी इस आंदोलन से जुड़ा रहा। और फाइनली 93 में सरकार और बोडो के बीच एक समझौता होता है, और सरकार क्या करती है कि बोडो को स्वायत्त परिषद का दर्जा दे देती है। इस तरह का प्रावधान हमारे अनुसूची 5 में है, या पढ़ चुके, अनुसूची 6 में है, या पढ़ चुके होंगे पॉलिटी पढ़ते समय। शेड्यूल 6 जो है, 5th और 6th जो है, वो ट्राइबल कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए है। उनके क्षेत्र में प्रशासन के प्रावधान को परिलक्षित करता है। स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया, फिर भी उनको ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। तो यहीं से बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स एक हिंसक आंदोलन शुरू करता है, और मुस्लिमों के खिलाफ वो उग्र आंदोलन चलाता है। और वहीं पर एक और नया संगठन आ जाता है, ऑल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। और फिर हिंसक आंदोलन का दौर शुरू होता है। फिर 2003 में एक रिकॉर्ड साइन होता है, खास करके बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स और सरकार के साथ। फिर थोड़ा अधिकार दिया जाता है स्वायत्त परिषद को। और फिर 2020 में फाइनली एक और साइन होता है। 2020 में कोविड का दौर था, बट उसके पहले तक लगातार 12 में बहुत जबरदस्त हिंसा होती है बोडो क्षेत्र में, बोडो लोगों के बीच और वहां पर रह रहे बांग्लादेशी मुस्लिमों के बीच। सोचो 2 लाख लोग शरणार्थी बन जाते हैं, मतलब शरणार्थी शिविर में शरण लेते, दूसरे देश में नहीं। बोडो के इलाके के लोग मुस्लिमों को मारते हैं। बोडो जहां मुस्लिम बहुल है, उस क्षेत्र से बोडो को मार के लोग भगाते हैं। भयानक स्थिति उत्पन्न होती है।
ये आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती है बच्चा। और तब जाकर के एनडीएफबी जो गठन 94 में हुआ था, 1994 में, 1994 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, वो एक उग्रवादी संगठन के रूप में काम करने लगता है और अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर के उसके जो संगठन है अलग देश की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू करते हैं। इसको अलगाववाद की समस्या। तो बड़ा क्लियर है कि इस अवैध घुसपैठ ने खास करके बोडो क्षेत्र में, मणिपुर में निर्जातीय संघर्ष और अलगाववाद की समस्या को भी उत्पन्न किया है। और ये अलगाववाद, निर्जातीय संघर्ष हमारे आंतरिक सुरक्षा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है बच्चा। दूसरा, तीसरा, अगला जो समस्या है वो भारत में सांप्रदायिकता का समस्या है, सांप्रदायिक हिंसा का समस्या है। भारत में बांग्लादेशी मुस्लिम जब भारत में आए हैं बच्चा, तो भारत के मुस्लिमों के साथ मिक्सअप हो गए और आज से तो नहीं आए हैं। अगर हम अवैध माने तो 71 के बाद मतलब 30 साल उधर और 20 साल इधर, 25 साल। तो सोचो कि लगभग 50 साल से अधिक हो गए उनको आए हुए, और कुछ 40 साल बाद में भी कुछ आए। तो भारत के मुस्लिम समुदाय में इस तरह से मिक्सअप हो गए कि शादी ब्याह सब कुछ यहां होने लगा। वो यहीं के नागरिक, कागज से लेके सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट आज यहाँ के हैं। ओरिजिन देखा जाने लगेगा, जब चेक किया जाएगा, ओरिजिन देखा जाएगा, तब पता चलेगा कि नहीं, ये 71 के बाद आई, और डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने सारा बना लिया। इसलिए जब जब सरकार इनको हटाने का निर्णय लेती है या कोई समुदाय अगर इनको हटाने का निर्णय लेता है तो इनके फेवर में भारत के मुसलमान आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं यह घटना भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म देती है। 2012 में जो बोडो को लेकर के असम हिंसा हुआ था, जिसको कोकरा गजार हिंसा के नाम से जाना जाता था बच्चा, इस असम हिंसा ने पूरे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। मैं दिल्ली में उस समय था, दिल्ली में भी कई जगहों पर जुलूस निकल रहे थे कि बांग्लादेशियों को भगाओ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ, उनको वापस करो, वापस करो, वापस करो। तो उनके समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाल दिया। मैंने आपको दिखाया था कल के क्लास में कि किस तरह से रोहिंग्या के समर्थन में कलकत्ता में 35,000 लोग सड़कों पर आ गए प्रदर्शन करने के लिए। ये 35,000 लोग रोहिंग्या नहीं थे, कलकत्ता के मुस्लिम समुदाय के लोग थे। जब मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह से समर्थन में आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता भड़कती है। आपने देखा होगा कि सीएए जब आया तो सीएए के विरोध में दिल्ली में दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, 53 लोग मारे गए। कहीं ना कहीं अवैध जो प्रवास है बांग्लादेशियों का, ये हमारी सीमा सुरक्षा चुनौती से उत्पन्न चीज है, संबंधित चीज है। और ये जो समस्या है, भारत में सांप्रदायिक हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण रहा है, सांप्रदायिकता को इसने जन्म दिया है। ये भी सुरक्षा चुनौती है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। इसलिए सरकार बाड़बंदी कर दी। हम लोगों ने देखा कि कई रूपों में अवैध घुसपैठ को रोकने का प्रयास किया जाए। जो इनक्लेव्स का डिस्प्यूट्स है, हमने 2015 में सीमा समझौता के द्वारा उसको सॉर्ट आउट कर दिया। 3 बीघा गलियारा के पहलू को खत्म कर दिया, ताकि कहीं ना कहीं ये सभी बांग्लादेश के लोगों को भारत में आने का एक आधार प्रदान कर रहे थे, घुसपैठ को संभव बना रहे थे। हमने उसको रोका। तीसरी समस्या है जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो बताती है, आतंकवाद की समस्या। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस्लामिक स्टेट ने साफ डायरेक्शन दिया है कि भारत के खिलाफ अगर मुस्लिमों को आतंकी बना करके उनको यूज करना है तो भारतीय मुस्लिमों को आतंकी बनाने की तुलना में, अपने खेमे में शामिल करने की तुलना में, भारत में रह रहे बांग्लादेशी मुस्लिमों को अपने खेमे में शामिल करना आसान है। क्योंकि एक तरफ वो गरीब हैं और दूसरी तरफ उनके प्रति भारतीय की भावना, वी फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावना भारतीय मुस्लिमों की तुलना में कम है। भारतीय मुस्लिमों में तो कम से कम वी इंडियन की फीलिंग भी है, जिसके कारण उनको आप अटेम्प्ट करते हो तो सब के सब आपके बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिमों को आसानी से बरगलाया जा सकता है। ये डायरेक्शन है इस्लामिक स्टेट का, जो कि एक वैश्विक स्तर पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है। ये सही, इस पर सवाल भी पूछा गया है बच्चा, मैंने दिखाया था आपको। और कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों में बांग्लादेशी मुस्लिम शामिल भी रहे हैं। आतंकवाद की समस्या
क्योंकि इनके घुसपैठ के माध्यम से कई सारी चीजें आती है जो आतंकवाद को प्रमोट करती है। अवैध घुसपैठ से आतंकवाद की समस्या भी भारत में बढ़ी। अगर हम इसको और एलोबरेट करना चाहें तो मैंने कहा था ना कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1990 के बाद, 89 के बाद, जिसको आतंक का काल कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की कहानी बताते समय मैंने बताया था 1992 में हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का गठन किया जाता है इलियास काश्मीरी के नेतृत्व में। पाकिस्तान के सह पर, पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की रणनीति के तहत हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का शाखा बांग्लादेश में खोला जाता है इलियास काश्मीरी के नेतृत्व में। और बांग्लादेश को बेस बना करके भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का निर्णय लिया जाता है और भारत में कई जगहों पर आतंकी हमले में फौजी इन्वॉल्व होता है। अब बताओ कि अगर घुसपैठ आसान होगा, कोई चेक नहीं होगा बॉर्डर पे, तो आराम से बांग्लादेश में रहने वाले आतंकी संगठन जो गाइडेड है पाकिस्तान से, गाइडेड है इस्लामिक स्टेट से, गाइडेड है लश्कर ए तैयबा से, भारत में आएंगे, भारत में आतंकी हमले करेंगे, बम विस्फोट करेंगे और आसानी से बांग्लादेश में जाकर के अपना छुप जाएंगे। बॉर्डर को सील करना, बॉर्डर को प्रबंधित करना जरूरी है। आतंकवाद की समस्या, हरकत उल जिहाद अल इस्लाम, इसके अलावा और कई नई आतंकी संगठन उभर कर सामने आए। कलकत्ता में कुछ प्रमाण भी आपके सामने है। 2 अक्टूबर 2014 को बर्दमान कलकत्ता में एक बम विस्फोट कांड होता है बच्चा, और इस बम विस्फोट कांड में आतंकी शकील अहमद इन्वॉल्व पाया जाता है, वो मुख्य आरोपी होता है। और ये शकील अहमद बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन का सदस्य होता है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है ऊपा के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। आतंकवाद की समस्या, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से उत्पन्न समस्याओं में एक समस्या है आतंकवाद की समस्या। एक चौथी समस्या की हम चर्चा कर सकते हैं, अपराध और गैरकानूनी गतिविधियों की समस्या। हमारी आईबी की रिपोर्ट है कि भारत में जहां जहां मुस्लिम आबादी है, दिल्ली में मुस्लिम आबादी है, हैदराबाद में मुस्लिम आबादी है, अहमदाबाद में मुस्लिम आबादी है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है, जिन जिन जगहों पर मुस्लिम आबादी है बच्चा, वहीं पर बांग्लादेशी मुसलमान जो अवैध प्रवासी के रूप में भारत में एंट्री किए हैं, मतलब इलीगल तरीके से अवैध प्रवासी का मतलब होता है हमारा जो सरकार की जो परिभाषा है पासपोर्ट एक्ट सीएए 1955 जो है वो अवैध प्रवासी को डिफाइन करता है। जिस कानून में हम संशोधन कर रहे हैं, अभी संशोधन हुआ, लागू किया गया, सीए हम उसको कहते हैं, सिटीजनशिप एक्ट, सीएए बन जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। और ये नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया। ये नागरिकता अधिनियम भारत का कौन नागरिक होगा इसकी अर्हता को बताता है, और भारत में कौन अवैध रूप से अवैध प्रवासी है इसको डिफाइन करता है। और इसके अनुसार वह व्यक्ति जो बिना किसी यात्रा दस्तावेज के, बिना किसी वीजा के भारत में प्रवेश करता है वो अवैध प्रवासी, या वो व्यक्ति जो वीजा के साथ आता तो है, यात्रा दस्तावेज के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आता तो है, लेकिन उसके डेट लैप्स होने के बाद भी बना रहता है। वीजा उसको दिया गया था जनवरी 2024 तक और अभी तक बना हुआ, उसके बाद भी 10 साल तक बना हुआ है, अवैध प्रवासी होगा। और उसके लिए एक ही प्रावधान करता है सीए कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, या फिर उसको वापस उस देश में भेज दिया जाए। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन, निर्णय है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये अवैध प्रवासी जासूस है दूसरे देश का, तो गिरफ्तार करके जेल में सड़ा सकती है। या अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये अवैध प्रवासी है, इसको वापस डिस्पैच किया जाए, तो वापस डिपोर्ट कर सकती है सरकार, उनको वापस भेज सकती है। ये सब सीएए में किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट में किया गया। और ये अवैध प्रवासी जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके जहां जहां है वहां वहां मिक्सअप है, वहां वहां रह रहे हैं। और आईबी ने बताया, दिल्ली के क्राइम रिपोर्ट की, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट है
कि दिल्ली में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, दिल्ली के क्रिमिनल एक्टिविटीज में यदि 10 मुस्लिम इन्वॉल्व है, दिल्ली के क्रिमिनल एक्टिविटीज में 10 मुस्लिम अगर इन्वॉल्व है, तो मान के चलिए कि उसमें से 7 बांग्लादेशी मुस्लिम है और मात्र 3 भारत के मुस्लिम। यानी उन बांग्लादेशी मुस्लिमों के कारण बदनाम भारत के मुसलमान होते। बांग्लादेशी मुस्लिमों के अपराध में इन्वॉल्व होने का कारण है उनकी गरीबी। वहां अमीर बांग्लादेशी यहां नहीं आए, अमीर मुसलमान यहां नहीं आए हैं, बांग्लादेश के गरीब मुसलमान ही रोजगार की तलाश में आए। और गरीबी अपने आप में अपराध का कारण है। तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर अपराध कर रहा है तो गरीबी एक फैक्टर रहा है। अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों की समस्या, ड्रग्स की तस्करी वगैरह में भी ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बांग्लादेश से जितनी भी ट्रैफिकिंग है उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम जो है वो इन्वॉल्व है। एक पूरा का पूरा नेटवर्क है इनका। दिल्ली के क्राइम ब्रांच की आईबी की रिपोर्ट, दिल्ली में लगभग 9 लाख अवैध बांग्लादेशी विद्यमान है। 2 करोड़ में से दिल्ली में 3 करोड़ में से 9 लाख अवैध बांग्लादेशी विद्यमान है। आप समझ सकते हो कि अपराध में इनकी संलिप्तता सबसे ज्यादा। अभी दिल्ली में ही जहांगीरपुरी में मामला लास्ट 2-3 साल पहले सामने आया था। दिल्ली में दंगा हुआ था, उसके पहले की कहानी थी। अवैध घुसपैठ का एक और सुरक्षा चुनौती हम बता देते हैं, लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार की समस्या। अगर पूरा सीमा बाड़बंदी पक्की हो जाए और उस बाड़बंदी में कहीं को किसी भी लोगों को आने जाने की संभावना न रहे, वहां पर चूंकि आने जाने की संभावना और अवैध घुसपैठ है, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। बीएसएफ वाले पैसा देके कोशिश करते हैं कि रिश्वत किसी को दे दिया जाए, अगर कोई सपोर्ट कर देता है उनकी पोस्टिंग में तो, और वो भारत पाकिस्तान सीमा पर रहने के बजाय भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी पोस्टिंग करवाना पसंद करते। वहां पर अगर पोस्टिंग हो गई तो छोटे छोटे ढेर सारे पैसे उनके कमाई के मिलेंगे, भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े तस्करों से मान लो पैसा न ले, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि आया इंडिया में, साइकिल लेके बांग्लादेश में चला गया, 500 रुपया फिक्स है उसको। 200, 400, 500 अगर 10-20 ठो मिल गया, 10 ठो भी मिल गया 500-500, तो बच्चा हो गया 5,000 रुपया। समझ रहे हो मेरी बात? 20 ठो मिल गया तो 10,000 रुपया, और 10,000 अगर 5 लोग वहां पर बांट लिया आपस में, 2-2 हजार रुपया, 60,000 रुपया महीना ये अलग से मिल गया। बड़ा केस कोई पकड़ा गया तो जाता। अब इस तरह की घटनाओं ने हमारे सुरक्षा बलों में करप्शन की समस्या को उत्पन्न किया है। ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा चुनौती। यही कारण है कि भारत में सीमा सुरक्षा चुनौतियों की बात अगर हम करते हैं, भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा चुनौती की बात हम करते हैं, तो अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती है। तो समस्या का क्या स्वरूप है बांग्लादेशी घुसपैठ का, हम लोगों ने चर्चा कर लिया। क्या इससे सुरक्षा चुनौतियां हैं, ये हमने चर्चा कर लिया। इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए, ये देखते हैं। इसके समाधान के लिए प्रयास किए गए खास करके इसी के नहीं, बल्कि ऑलरेडी हमारा विदेशी अधिनियम 1946 बना हुआ है, जो कौन विदेशी है इसको डिफाइन करता है। ये अपने आप में है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा तो हम शुरुआत में करेंगे। इसके अलावा एक अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 बनाया गया था बच्चा, ध्यान देना, ये असम एकॉर्ड के पहले बनाया गया था। ये कांग्रेस की सरकार ने बनाया था कि जो भी बांग्लादेश असम में अवैध प्रवासी रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा। अवैध प्रवासी अधिनियम 1983, इसका पूरा नाम था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983। हालांकि ये बड़ा जटिल था, और ये अवैध प्रवासियों को असम से निकालने के बजाय ये ऐसा कानून था जो कहता था कि हम अवैध प्रवासियों को निकाल रहे हैं, उसके लिए बनाया गया। और टेक्निकली वो अवैध प्रवासियों को एस्टेब्लिश कर रहा था। इतना ज्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बट ये बहुत कारगर नहीं था। और असम गण परिषद के एक नेता थे सर्बानंद सोनोवाल, ये बाद में बीजेपी के सांसद बन गए बच्चा, और बाद में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने।
ये असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए को, अप्रवासी को भगाने के आंदोलन में सबसे अग्रणी रहे, क्योंकि असम समझौता हुआ था उन्हीं को भगाने के लिए। असम के सारे संगठन उसी के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये असम गण परिषद के नेता थे। कांग्रेस सरकार ने एक कानून बनाया और ये कानून अवैध प्रवासी को भगाने के बजाय वहां एस्टैब्लिश कर रहा था। तो सर्बानंद सोनोवाल ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस कानून को ही निरस्त कर दिया। बट ये भी एक प्रयास था, असफल प्रयास था, छोटा प्रयास था। लेकिन जब हमें प्रयास लिखना है तो हम तो चर्चा करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, एक शब्द देके निकल जाएंगे। बट एक मेजर प्रयास क्या होता है? मेजर प्रयास इसी का परिणाम होता है असम एकॉर्ड, असम समझौता और सीएए में 85 में संशोधन, इसमें कि 71 के बाद आए हुए लोगों को हटाने का बात किया जाता है, बट हटाया नहीं जाता, उसकी दिशा में कुछ काम नहीं होता। जून 2011 में पीछे चर्चा कर चुके हैं, इसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। भारत बांग्लादेश प्रबंधन सीमा प्रबंधन समझौता, ये भी कहीं ना कहीं अवैध प्रवासी को रोकने और सीमा प्रबंधन की दिशा में किया गया प्रयास है कि भारत और बांग्लादेश मिलकर के सीमा प्रबंधन करेंगे तो इस तरह के इलीगल माइग्रेशन भी रुकेगा। 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, ये है, ये भी कहीं ना कहीं अवैध प्रवास को, इलीगल माइग्रेशन को रोक रहा है, रोकने की दिशा में किया गया प्रयास। क्योंकि जिस इनक्लेव्स का डिस्प्यूट था उस डिस्प्यूट को खत्म कर दिया गया। जब तक इनक्लेव्स था तब तक भारत के लोगों को अपने इनक्लेव्स में, गांव में जाने के नाम पर बांग्लादेश में घुसने के लिए छूट थी, और बांग्लादेश के लोगों को भारत में आने के लिए छूट थी, और आते थे तो फिर नहीं जाते थे वापस। 3 बीघा गलियारा भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोगों को भारत में घुसने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। अपने गांव जा रहे हैं, इनक्लेव्स जा रहे हैं, वहां रिश्तेदार हैं उनसे मिलने जा रहे हैं कह करके घुसते थे और फिर वापस नहीं आते थे, दिल्ली चले आते थे। ये समझौता भी इस दिशा में किया गया प्रयास है कि समझौता के माध्यम से जो घुसपैठ के लिए एक साधन था, लूपहोल्स था, उसको हमने प्रॉपरली दूर किया। तो हम इसको भी एक प्रयास मानेंगे। 5वां प्रयास दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ये सरकार का प्रयास नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2014 को, मैंने पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट के पास ढेर सारा पीआईए लाया, अवैध बांग्लादेशी, अवैध प्रवासी बांग्लादेशी घुसपैठ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर किया, इसको सुना, और सुनने के बाद कहा कि भाई यह घुसपैठ तो एक प्रकार से आक्रमण के समकक्ष है, बांग्लादेश का भारत पर आक्रमण की तरह है, किसी देश द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण की तरह है। सुप्रीम कोर्ट जब सख्त होती है तो बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर भारत सरकार बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी करे, तेज रोशनी वाली लाइट लगाए, और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के लोगों को, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेश के लोगों को वापसी को सुनिश्चित करे और अवैध घुसपैठ को रोके, जो आ गए हैं उनको वापस करे, और जो हो रहा है उसको रोके, इमीडिएट रोके, बाड़बंदी करके रोके, तेज रोशनी वाली लाइट लगा के रोके। ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश था। उसके बाद से ही सरकार ने बाड़बंदी का काम शुरू किया, बच्चा तेज रोशनी वाली लाइट लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद से ही सरकार ने सीमा प्रबंधन समझौता को इमीडिएट सॉर्ट आउट किया, भूमि सीमा समझौता को, कि अवैध प्रवास को रोका जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्देश दिया था कि नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6 पर पुनर्विचार करें। सुझाव दिया इस पर एक बार विचार किया जाए, और ये सेक्शन 6 यही है जो कहता है कि 85 में संशोधन हुआ था, सेक्शन 6 में यही कहा गया है, संशोधन करके इसमें स्थापित किया गया, डाला गया, 1 जनवरी 66 से लेकर के 24 मार्च 1971 तक जो आ गए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाए।
और 24 मार्च के बाद जो आए हैं 71 के बाद, वो अवैध प्रवासी माने जाएंगे और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर भी सरकार विचार करे। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अमेंडमेंट ये भी एक पाठशाला की, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। इस तरीके से सरकार ने प्रयास किया, सरकार प्रयास किया, कर रही है। टेक्निकली देखोगे तो बाड़बंदी हो जाने से अवैध घुसपैठ में कमी आई है। इनक्लेव्स के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने से अवैध घुसपैठ में कमी आई है, नो डाउट। 3 बीघा करियाला की समस्या खत्म हुई है तो अवैध घुसपैठ में कमी आई है। अगर पूरी बाड़बंदी हो जाती है, फ्लड लाइट लग जाता है, पेट्रोलिंग शुरू, सब कुछ अगर हो जाता है तो इलीगल माइग्रेशन रुकेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन जो पहले से आ चुके हैं उनको वापस भेजने के सामने कई तरह की चुनौती विद्यमान है। इसलिए हमने एक डायमेंशन और बना दिया बच्चा, समस्या समाधान के मार्ग में आने वाली बाधाएं। समस्या समाधान के मार्ग में आने वाली बाधाएं। सरकार ने समस्या समाधान की दिशा में प्रयास किया। जो नई सरकार आई, कांग्रेस ने असम समझौते में कहा था कि जो बाहर से आए हैं हमको हटाएंगे। असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, प्रोविजन किया गया। 1 जनवरी 66 से 24 मार्च तक जो है उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, लेकिन 24 मार्च 71 के बाद जो आए हैं वो अवैध हैं, उनको वापस किया जाएगा। बट उनकी वापसी के लिए बहुत बड़ा प्रयास कोई उस पीरियड में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उसी को आधार बना करके चुनाव लड़ा कि हम सत्ता में आएंगे तो उनको वापस करेंगे करेंगे करेंगे। कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने असम के लोगों के साथ धोखा किया। कांग्रेस ने असम के लोगों के साथ वादा खिलाफी करी। असम अकॉर्ड में कहा कि हम हटाएंगे और नहीं हटाई अभी तक, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इस तरह की बातें कह करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। इसके लिए लड़ने वाले सबसे बड़े नेता सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और आते ही एनआरसी का काम शुरू होता है। अब आप क्लियर है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा था कि हटाया जाए। अब हटाया जाए तो कौन अवैध है और कौन इंडिया बांग्लादेशी इंडियन है, असम का मूल निवासी है, इसको तो क्लियर करना होगा ना। इसको क्लियर करने के लिए एक नागरिकता रजिस्टर बनाने का निर्णय लिया गया, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। एक रजिस्टर, और असम में रहने वाले 3,39,00,000 339 करोड़ नहीं कहेंगे हम, लाख, 339 लाख, 339 लाख, 339 लाख, 3,39,00,000 असम का पॉपुलेशन है। उन सबसे कहा जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स उपयुक्त होंगे उनको उस रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। मतलब वो भारत के नागरिक। और डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज होना चाहिए भाई, तो बड़ा क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स में वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे सिद्ध हो कि आप 24 मार्च 1971 के पहले से भारत में रह रहे हो। जितने लोग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उनको एनआरसी में नाम लिखा जाएगा और जो नहीं दिखाएंगे उनका नाम एनआरसी से बाहर होगा। इसका मतलब है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसका मतलब है कि वो बाद में आए हैं, इसका मतलब है कि वो अवैध नागरिक हैं, अवैध प्रवासी हैं। उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। एनआरसी की पहली लिस्ट जारी की गई 17 में, 31 दिसंबर 17 को पहली लिस्ट जारी की गई। एनआरसी के लिए एप्लीकेशन देने वाले, उस सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन देने वाले 3,39,00,000 में 3,29,00,000 लोगों ने ही एप्लीकेशन दिया। 10 लाख लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। 3,29,00,000 लोगों में से 2,89 लाख लोगों के डॉक्यूमेंट सही पाए गए, यानी वो इंडियन सिटीजन हैं, माने गए। और लगभग 19 लाख जो लोग थे बच्चा, वो फाइनली
189 शुरू में आया, 189 के बाद फिर आया, तीसरी लिस्ट आई, जो फाइनल लिस्ट जारी हुई उसमें 329 में से लगभग 309 लोग रहे, कुछ लोग रहे, मतलब 19 लाख लोग लगभग उसके दायरे से बाहर रहे। 19 लाख लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा, अवैध प्रवासी रहे। और अब असम की सरकार ने अपेक्षा, असम के लोगों ने अपेक्षा किया कि सरकार अब उन लोगों को बाहर भगाएगी। ये अवैध प्रवासी हैं, अब इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। अभी तक एनआरसी को प्रॉपर, अब आगे की एनआरसी का टॉपिक एक अलग है, उसकी कहानी एक अलग है, बट इस तरह की चीजें हुई तो समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया गया, बट कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं रही, जिसके कारण अभी तक ये प्रयास सफल नहीं रहा। एक नजर हम उन बाधाओं पर डालते हैं कि वो कौन कौन सी बाधाएं रही जिनके कारण अवैध बांग्लादेशी या बांग्लादेशी का अवैध घुसपैठ की समस्या को रोकने के मार्ग बाधित होते रहे। बांग्लादेशियों का अवैध घुसपैठ जारी रहा। वो कौन सी चीजें थी जिनसे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, तो हम उन चीजों में से कुछ पुरानी चीजों की भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला बाधा रहा हमारे सीमा सुरक्षा प्रबंधन की खामियां। हमारा सीमा खुला रहा, बाड़बंदी नहीं रहा, आसानी से घुसपैठ होता रहा, ये सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जब सीमा खुला होगा, घुसपैठ आसानी से होगा, तो हम घुसपैठ की समस्या को रोक कैसे सकते हैं? बाधा। दूसरी बाधा इनक्लेव्स और 3 बीघा गलियारा, जिसके कारण भारत में आने के नाम पर बांग्लादेशी आसानी से भारत में एंट्री करते गए। अवैध घुसपैठ को रोकना कठिन रहा। हालांकि ये समस्या 2015 में समाप्त हो गया, बट कहीं ना कहीं 2015 तक ये बाधा थी। बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ के मार्ग को रोकने के मार्ग में बाधा थी। तीसरा अब आ गया कि जो आ गए उनको वापसी के मार्ग में क्या बाधा है। समस्या समाधान में तो दोनों ना, समस्या समाधान का मतलब होता है कि जो आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए, जो आ चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करके वापस किया जाए। जो आ रहे हैं उनको रोकने के मार्ग में बाधा थी सीमा का खुला होना, इनक्लेव्स, 3 बीघा गलियारा, वो सॉर्ट आउट कर दिया गया। लगातार बाड़बंदी हो रही है, गलियारा का समस्या खत्म कर दिया गया, इनक्लेव्स का समस्या खत्म कर दिया गया, तो काफी हद तक अब घुसपैठ को रोका जा सकता है। बट जो आ चुके लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग भारत में हैं, इनको वापसी के सामने क्या समस्या है? तो इनकी वापसी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ये भारत के एक जगह पर नहीं है। उनको ट्रक से उठाया और बांग्लादेश पहुंचा दिया। तो भारत के अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए और भारतीय जनसंख्या में वो एसिमिलेट हो चुके। तीसरा 3 बीघा गलियारा अब समाप्त। तीसरा है अवैध बांग्लादेशियों का भारत के विभिन्न राज्यों में बिखरा होना। पश्चिम बंगाल में है, असम के पूरे इलाके में है, दिल्ली में आ चुके हैं, हैदराबाद में चारों तरफ है, केरला में भी काफी है, जम्मू कश्मीर में है। ये भारत के अलग अलग जगहों पर बिखर चुके और भारतीय जनसंख्या में मिक्स हो चुके। अब इनको आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बना के रखे हैं, ये आसान काम नहीं है बच्चा। अवैध बांग्लादेशियों को, अभी तो एनआरसी असम की हुई है ना, और असम में 19 लाख लोग पाए गए, जबकि ये पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। अब पूरे भारत की जब एनआरसी होगी तब जाकर पता लगाना संभव होगा। लोकसभा में हमारे गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने बयान दिया था कि अब पूरे भारत के स्तर पर एनआरसी कराई जाए, ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहचाना जा सके और उनकी वापसी को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार पक्का कराएगी। अब उनकी वापसी सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी एक अलग मुद्दा है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में इनका बिखरा होना और भारतीय जनसंख्या के साथ इनका एसिमिलेट होना एक अलग बात है। इसके कारण इनको आइडेंटिफाई करना, इनको वापस भेजना कठिन काम है बच्चा। एक और बाधा है भारतीय जनसंख्या के साथ एक मिक्सअप कैसे होगा। अगर मान लो नाइजीरिया का कोई आदमी
10,000 नाइजीरियन अवैध रूप से इंडिया में चले आए तो भारतीय जनसंख्या में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। लंबे लंबे काले काले ब्लैक के रूप में दूर से दिख जाएंगे। 1,000 की भीड़ में एक नाइजीरियन नजर आ जाएगा बच्चा। भारतीय जनसंख्या में वो एसिमिलेट नहीं हो पाएंगे। एसिमिलेट होने के लिए संभव है कि भारतीय जनसंख्या में भी उन्हीं के जैसे लोग जब ढेर सारे हो तो आइडेंटिफाई करना कठिन होगा। बांग्लादेशियों के लिए है निर्जातीय समरूपता चौथी बात। अब इस समुदाय को देखो, आपके सामने मैंने तस्वीर लगाया है। आपके लिए कठिन होगा आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन बांग्लादेशी है और कौन इंडियन, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की है। बांग्लादेशी भी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनका जो रेस है वो भारतीय रेस से मैच करता है प्रजातीय रूप से। ये भी नहीं है कि अलग वो नाटे चपटे अलग आइडेंटिफाई कर लिए जाए। नो, एथनिक होमोजेनिटी, एथनिक सिमिलरिटी, कहीं ना कहीं निर्जातीय समरूपता भी उनको पहचानने और उनको इंडिया से बाहर करने के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा। एक पांचवी बाधा की चर्चा भी हम कर सकते हैं बच्चा, वोट बैंक की राजनीति। ये भी तो है कि भारतीय मुस्लिमों में मिक्सअप कर हो चुके हैं और कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जिनका वोट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मुस्लिम उनके वोट बैंक है और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो। और बड़ा क्लियर है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को अगर आप हटाते हो तो वो भारत में मिक्स हो चुके हैं, शादी ब्याह रिश्तेदारी। तो बताओ कि जिस की शादी यहां के मुस्लिमों से हो गई है, एक रिश्तेदार को अगर तुम बाहर बांग्लादेश वापस करेगी सरकार तो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, वो विरोध करेगा ही करेगा। वो नाराज होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी उनके फेवर में बोलेगा वो उनको वोट देगा। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी इसके मार्ग में बात। और बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह के मुद्दे पर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो बोलते हैं। एनआरसी का हो, चाहे सीए का हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भगाने के निर्णय का हो, ममता बनर्जी लगातार विरोध करती रही है सरकार के निर्णय का। वो कहती है परिवार हैं ये हमारे, भारत के हैं हमारे। कांग्रेस भी विरोध करती रही। तो एक बाधा ये भी है, हम देख सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति एक बाधा है। हालांकि इस बाधा पर सरकार बचाव करती है। शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, मैंने पहले बताया कि 1950 में 48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की चर्चा की गई, शरणार्थियों के मानवाधिकारों की भी चर्चा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1950 में यूएन शरणार्थी कमीशन का गठन किया गया, रिफ्यूजी कमीशन का गठन किया गया। ये रिफ्यूजी कमीशन जो है वो दुनिया में जहां जहां रिफ्यूजी है, कई जगहों पर एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है, अफ्रीकन कंट्री में कई जगहों पर एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है और एक देश से लोग दूसरे देश में भाग रहे हैं। सीरिया में जब गृह युद्ध की स्थिति हुई तो वहां से बहुत सारे लोग भागे। अभी गाजा पट्टी में आक्रमण हो रहा है इजराइल का, बहुत सारे लोग वहां से भाग करके शरणार्थी बन रहे हैं। तो उनकी देखभाल यूएन करता है। आप पढ़ते होंगे यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन का कौन विंग उनकी देखभाल में लगा रहता है, उनकी परिस्थितियों को, समस्याओं को। यूएन कमीशन ऑन रिफ्यूजी, शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का जो कमिश्नर है वही उनकी देखभाल करता है। वही वो विंग जो है उनके साथ पूरी टीम है जो इस काम में लगी होती है। 1950 में उनका गठन किया गया और 1951 में यूएन की अध्यक्षता में एक यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी आयोजित किया गया और उस पर दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किया। हालांकि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किया है और सहमत हुए कि हमारे यहाँ अगर कोई भी शरणार्थी आता है तो हम उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखेंगे और उनके लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए हम काम करेंगे। इसलिए मैंने चर्चा किया कि रोहिंग्या जब भारत में आए और भारत सरकार ने उनको हटाने का निर्णय लिया तो यूनाइटेड नेशन नाराज हुआ कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत ने कहा हम हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल नहीं है, हम बाध्य नहीं है, हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उसके लिए हम करेंगे, हटाएंगे इनको। तो कहीं ना कहीं शरणार्थियों के लिए जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी थोड़ा बहुत रिफ्यूजी के लिए
इस प्रक्रिया में बाधक है, क्योंकि इसी के आधार पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी निंदा होती है, हमारी प्रतिष्ठा में गिरावट आती है, और सरकार इनसे भी डरती है कि इस तरह की चीजें ना हो और मानवीय लोग कहने लगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून में 3 की चर्चा मैंने कर दी है। यूएन 1948 की मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र, जिसमें शरणार्थियों के अधिकारों की एक मानव होने के नाते शरणार्थी के भी कुछ अधिकार है, इसको स्वीकार किया गया। 1950 में शरणार्थियों के लिए यूएन उच्च आयोग का गठन किया गया, हाई कमीशन का गठन किया गया, और 1951 में यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिस पर कई देशों ने हस्ताक्षर किया, यद्यपि भारत हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल नहीं। ठीक है, तो ये सब बाधा है। यहां पर मैं एक कहावत का जिक्र जरूर किया हूं, क्योंकि बांग्लादेश घुसपैठ पे अगर लिखते हो तो मुझे लगता है कि इस कहावत की चर्चा जरूर करनी चाहिए। असम में एक कहावत प्रचलित है, और कहावत क्या है भाई, जब ढाका में कोई बच्चा पैदा होता है तभी उसका पंजीकरण बरपेटा में करवा दिया जाता है। बरपेटा असम का एक क्षेत्र है, टाउन है, और यहां पर ढेर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। बच्चा पैदा हो गया है, जाओ जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि बड़ा होगा तो फिर इंडिया में जाएगा ना कमाने खाने के लिए, वहां पर जाएगा तो वहां का वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड सारा कुछ बनवाना आसान हो जाएगा। यह है घुसपैठ का आलम। फाइनली हमारा निष्कर्ष क्या है, और फाइनली इस पर हमारा सुझाव क्या है? ओके, सबसे पहला सुझाव तो यही है, हालांकि निश्चित रूप से जब हम लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, तो हम यही कहते हैं, निश्चित रूप से पाला पाट अवैध घुसपैठ भारत बांग्लादेश सीमा की एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती है, और विगत कई वर्षों से ये अवैध घुसपैठ जारी है, जो भारत के लिए कई प्रकार की आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न करता रहा है और कर रहा है। ये इतनी बड़ी समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक आक्रमण के समकक्ष माना है। बहुत हो गया, सुप्रीम कोर्ट को भी आपने कोर्ट कर दिया। इस तरह के घुसपैठ को उत्प्रेरित करने वाले कई कारक रहे, बावजूद इसके इस घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। लगातार सीमा सुरक्षा प्रबंधन किया गया है। भूमि सीमा समझौता के द्वारा घुसपैठ को संभव बनाने के कारकों को दूर करने का प्रयास किया गया, इंक्लूड डिस्प्यूट्स, 3 बीघा गलियारा, और निश्चित रूप से इन प्रयासों से घुसपैठ में कमी भी आई, लेकिन अभी तक समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। इससे जरूरत है इस समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ और करने में हम दोनों समस्याओं को नजर में रखेंगे। घुसपैठ जो हो रहा है उसको रोका जाए, और जो हो चुका है उसकी वापसी सुनी। इसी दिशा में हम सुझाव देंगे बच्चा, और इस दिशा में सुझाव जब हम देते हैं तो पहला सुझाव हमारे सामने आता है, वो है सीमा सुरक्षा प्रबंधन मजबूत किया जाए, मजबूत बाड़बंदी किया जाए, और नए घुसपैठ को रोका जाए। हमारा बाड़बंदी इतनी तगड़ी हो, वहां पर पुलिस बल की तैनाती इतनी तगड़ी हो कि किसी भी प्रकार के नए घुसपैठ को रोका जाए। अब जो आ गए, आगे नहीं आने देंगे, राइट। इसके बाद एक पहचान पत्र को मजबूत किया जाए बच्चा। अभी भी हमारा आधार कार्ड का वो पहचान पत्र माना जाता है इंडिया में, और आधार कार्ड का पहचान पत्र इतना कमजोर है कि बड़ी आसानी से आधार कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। बड़ी आसानी से कोई व्यक्ति, शुरू में तो अलग अलग प्राइवेट लोगों को एजेंसी के रूप में दे दिया गया था। लोग कहते हैं कि 200, 400, 500 रुपया देकर के लोग किसी का आधार कार्ड बनवा लेता था। मजबूत पहचान पत्र, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारा पहचान पत्र हमारे आधार कार्ड में केवल नाम से नहीं, थंब इंप्रेशन, हमारा आंख का इंप्रेशन, हर चीज को उसमें डाला जाए, ताकि हमारा आधार कार्ड का जो डेटाबेस हो हमारा ही हो, उसकी जगह पर कोई दूसरा यूज न कर सके। और आधार कार्ड जिसका बनेगा उसके लिए जो भी पुख्ता प्रमाण चाहिए वो पूरा का पूरा पुख्ता प्रमाण होना चाहिए। यानी एक मजबूत पहचान पत्र बनवा लिया जाए,
वो पहचान पत्र डिसाइड करेगा कि इंडियन सिटीजन है ये, वो अगर है पहचान पत्र मतलब वो इंडियन सिटीजन है। और दूसरा, एनआरसी का नवीकरण किया जाए, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है उसको नवीकरण किया जाए भारतीय स्तर पर, ताकि भारत में जितने भी अवैध है और जितने भी वैध है दोनों को अलग अलग किया जा सके। सुझाव देने में क्या लगता है? ठीक है, प्रक्रिया कठिन है, बट हम सुझाव देंगे। तीसरा सुझाव के सामने है, अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके और बांग्लादेश की सरकार से बात करके, क्योंकि पहचान तो कर लेंगे कि ये 2 करोड़ हमारे अवैध हैं, भेजेंगे कैसे? बांग्लादेश कहेगी भैया हम 2 करोड़ कहां से लेंगे, कहां रखेंगे, कहां खिलाएंगे, आप ही रखे रहिए, इनको जेल में डाले रखिए। अब हम जेल में डालेंगे तो 2 करोड़ लोगों को खिलाने में हमारी नानी याद आ जाएगी, जेल में हवा पी के तो लोग रहेंगे नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न होने वाली है, अभी तो पहचान नहीं किए हैं यार, अभी तो 19 लाख असम के जो लोग हैं उन्हीं के वापसी सुनिश्चित होना संभव नहीं है, क्योंकि सीएए में जो 7-8 लाख हिंदू हैं 19 लाख में से 8-9-10 लाख तो क्लियर हो गया कि उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। 2014 तक जो आए हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, अब उनको भगाया नहीं जाएगा जो गैर मुस्लिम है। अब रही बात 5-6 लाख अगर मुस्लिम बच जाते हैं उनको हटाने की, तो हमारे अमित शाह जी बयान दे चुके हैं कि अभी उनको नहीं हटाया जाएगा। तो एक अखिल भारतीय स्तर पर एनआरसी होगी, उसमें भी उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अगर वहां पर भी वो नहीं हो पाते हैं तब आगे उनको हटाया जाएगा। आगे हटाया जाएगा, क्या होगा? आसान काम नहीं है बच्चा हटाना, और इसको हटाने के लिए आपके बांग्लादेश की सरकार का राजी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वही कैंप बनाना होगा। यूएन के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन और देश खर्चा देंगे और सब शरणार्थी कैंप में रहेंगे। भारत के मुस्लिमों की तरफ से एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो जाएगा जब उनकी स्थिति अमानवीय होगी, तो बहुत बड़ी समस्या है बच्चा। ये बात अलग है कि इस पर पॉलिटिक्स जरूर चलती रहेगी, हर राजनीतिक दल इसमें अपने वोट बैंक को ढूंढने और सत्ता प्राप्ति के लिए सीढ़ी बनाने का प्रयास करेगा। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके और बांग्लादेश की सरकार से बात करके उनकी वापसी की प्रक्रिया को तीव्र किया जाए। सुझाव है यार, ऐसा नहीं लगता है, सुझाव दिया जाए। चौथा सुझाव, प्रत्येक सीमावर्ती राज्य के थानों में अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक सुझाव है बच्चा, और ये सुझाव ऑलरेडी 2001 में एक कमेटी गठित की गई थी लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडल की मंत्रियों की कमेटी थी, इसी के लिए गठित की गई थी। और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी हैं उनको पूरे भारत में बिखेर दिया जाए, उनका एक अलग से डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाए, वर्क परमिट दे दिया जाए, उनका एक अलग से कागज बना दिया जाए और भारत के अलग अलग राज्यों में उनको बिखर दिया जाए, ताकि एक जगह एकत्रीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्या ना आए। अगर एक ही जगह 5 लाख एकत्रित हो एक, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चा। ठीक है, और ये प्रत्येक कैसे पहचाना जाएगा? इन्होंने सुझाव दिया था कि भाई पहचानना कठिन काम है, तो हर थाना में एक प्रकोष्ठ हो, उसका नाम ही हो अवैध बांग्लादेशी प्रकोष्ठ। हर थाना में 1-2 सिपाही को ये अधिकार दिया जाए कि अपने थाना में कौन कौन अवैध बांग्लादेशी है उसकी पहचान करें। थाने का आदमी अगर वहां के चौकीदार और ग्राम पंचायत के सहयोग से पता लगा सकता है कि कौन अवैध बांग्लादेशी है, फिर उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा, तो सूचना एकत्रित कर लेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगने पर डॉक्यूमेंट दे देंगे तो भारत के नागरिक नहीं दे पाते हैं पीछे का सारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। आगे अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो 2001 का सजेशन था, अब तो एक पोर्टल बनाया जा सकता है और हर थानेदार में जो 2-3 अधिकारी हैं, थानेदार को ही 2-3 जो प्रकोष्ठ के लोग हैं उनको कहा जाए कि आप अपने थाना में पहले पहचान कीजिए। 50 लोगों को पहचान किया गया सूत्रों से ये अवैध है, 50 लोगों को थाना ने मांग लिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए। 50 में से 40 ने अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा जमा किया, उस डॉक्यूमेंट्स को उस पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया, पोर्टल ने अप्रूव कर दिया तो उनको भारत का सिटीजनशिप दे दिया गया। 25 नहीं लेके आए, बाहर हो गए, उनका नाम लिख लिया गया, उनकी लिस्टिंग हो गई, सरकार के पास आ गया कि 25 है और 25 नहीं है। 25 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया, उसमें से 20 अप्रूवल मिला, 5 का डॉक्यूमेंट सही नहीं था, जो वापस हो गए। बहुत सारे तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं, उसमें से एक तरीका हम लोगों ने यहां पर दिया है सुझाव के रूप में। प्रत्येक सीमावर्ती राज्य के थानों में अवैध बांग्लादेशी प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी था,
तथा वर्क परमिट देकर उनको वर्क परमिट दे दिया जाए, एक कागज, उनका एक पहचान पत्र अलग से बना दिया जाए और उनके संपूर्ण भारत में समायोजित कर दिया जाए। यार 142 करोड़ आबादी में 2-3 करोड़ तो ऐसे ही घुस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 1 क्विंटल अरहर की दाल में 1 किलो, यही हुआ ना, 1%। 1 किलो चना का दाल मिक्स कर दोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो चना का दाल है, ढूंढते ही रह जाओगे। तो 142 करोड़ भारतीय आबादी में 1-2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिमों को इस तरीके से घुसा दिया जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। जब उनकी वापसी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर किया जाएगा, बट अभी तो भगाने से बेटर है कि उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाए, उनको संपूर्ण भारत में समायोजित किया जाए। 2001 में राजग सरकार में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार से संबंधित मंत्रियों के समूह का सुझाव, इसको हमने यहां पर रेफरेंस भी दे दिया। हालांकि इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली काम कर रही है। कुछ फैक्ट्स मैंने आपको यहां दे दिया है। 8 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने हेतु पोस्ट जारी कर रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार घुसपैठ को रोकना जरूरी है। 14 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया था, इसके लिए बाड़बंदी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाड़ लगाने के लिए सरकार कोष जारी करे और इस दिशा में क्या हुआ उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन, मधुकर गुप्ता कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मधुकर गुप्ता कमेटी इसकी समीक्षा करेगी, हमें रिपोर्ट देगी और हम निगरानी रखेंगे कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जा रहा है कि नहीं जा रहा, बाड़बंदी की जा रही है कि नहीं की जा रही। ये है आपका एक टॉपिक, भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ की समस्या, राइट। 2 टॉपिक मैं यहां छोड़ रहा हूं, मैं इसको आपको वीडियो कोर्स के रूप में दे दूंगा। एक आपका टॉपिक है बच्चा एनआरसी, हालांकि इसका कंटेंट मैंने आपको भेज दिया है, जो मैंने पीडीएफ आपको दिया है, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है इसका वो आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। पीडीएफ मिल गया है, पीडीएफ मिल गया है इस टॉपिक का जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चा, पीडीएफ मिल गया है। यदि मिल गया है तो यस लिखें। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल गया है, मिल गया है तो पीडीएफ नहीं आया है, मिल गया है लिखो, MIL गया है, मिल गया है, मिल गया है, नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला है, हमने कल ही दिया है। परसों से बात कीजिए यार, अच्छा मैं अभी मिलवाता हूं, भेजवाता हूं, ठीक है। जहां पीडीएफ आता है बच्चा वहीं मिलेगा आपको, मुझे नहीं मालूम तो पीडीएफ आपको कहाँ किस जगह पर मिलता होगा, पर जो टीम है हमारी वो टीम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देगी, ठीक है। मैं पीडीएफ में एनआरसी का टॉपिक भी दे दिया हूं और पीडीएफ में CAA का टॉपिक भी मैं दे दिया हूं, राइट। बट इसका एक प्रॉपर क्लास मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा वीडियो क्लास के रूप में, जैसे 4 क्लास आपको मैंने दिया था, एक्स्ट्रा क्लास है, एक टॉपिक है, रिसेंट टॉपिक है, ठीक है। ऐसे भी करेंट क्लास में आप टॉपिक पढ़ते ही हो। क्या है, मिल गया है सर, मिल गया है सर, बच्चे लिख रहे हैं मिल गया है, नहीं मिला, मिल गया, ये क्या आ रहा है कंफ्यूजन, सब टॉपिक का मिल गया है बच्चा, मिल गया है। सोशल जस्टिस हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सोशल जस्टिस के सारे टॉपिक मैंने करा दिए बच्चा। अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कुछ बच्चे लिखे हैं, मे बी अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ में एनआरसी दे दिया है, पीडीएफ में CAA दे दिया है, मैं देखता हूं तो किसी दिन पढ़ा दूंगा या मैं इसका क्लास आपको करा दूंगा, ठीक है।
और हम लोग कल से अब समुद्री सीमा सुरक्षा चुनौती पे देख लेंगे। तो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा चुनौती खत्म हो गई और लगभग आंतरिक सुरक्षा पर ढेर सारी चर्चाएं हमने कर ली। इतनी ज्यादा चर्चाएं हमने कर ली कि अब हम केवल हल्का फुल्का भी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी के क्लास में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आतंकवाद पे क्लास होगा तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सारी चीजें आपके ध्यान में है, वो मैं बता चुका हूं। संगठित अपराध पे कब्जा चर्चा होगा तो वहां पर भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक है जो अलग होगा जिस पर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। साइबर सिक्योरिटी वो एक अलग से टॉपिक होगा, वहां पर थोड़ा सा सुरक्षा बल तो आपको पता हो है, सारी बातें बता चुका हूं। भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, आईटीबीपी आ गया, एसएसबी आ गया, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बीएसएफ आ गया, औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ आया 1969 में। तो हमारे पास और कौन सुरक्षा बल है, क्या क्या एजेंसियां हैं, आप सपा पे बता दिया, ऊपा पे बता दिया। तो नो डाउट में और कुछ इसमें जानकारी दूंगा तो ये सब सुना हुआ रहेगा, समझ में आ जाएगा। नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद 2 दिन का क्लास, 2 क्लास मैक्सिमम है, वो हमारा हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग वो भी 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मेजर जो टॉपिक है वो सीमावर्ती सुरक्षा बल है, चुनौतियां हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कि आईआर से भी जोड़ के प्रश्न पूछा जाता है। अब नक्सलवाद एक प्योर इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और नक्सलवाद पर आईआर से जोड़ के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बच्चे, राइट? ठीक है ना, तो हम लोग उसको देखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं बाकी टॉपिक के लिए। थैंक यू, थैंक यू।